Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबकी आंखें खोल देने वाला है, यानी कि सच्चाई से रूबरू कराएगा ये वीडियो आप सबको। आप सबको पता होगा कि भारत में बहुत सारे मूर्ख लोग हैं और इन मूर्खों को अगर आपको पहचानना है तो आजकल आप पेट्रोल पंप पे अगर आप चले जाएं या फिर गैस सिलेंडर के एजेंसी पे आप चले जाएंगे तो बहुत सारे मूर्खों से आपकी मुलाकात हो जाएगी। दोस्तों ये खबर आप देखिए एक बार। ये खबर चली कि भारत में सिर्फ जो है 9 दिन के लिए, कितने, सिर्फ 9 दिन के लिए ही हमारे पास तेल है, हमारे पास गैस जो है वो सिर्फ 9 दिन के लिए है। ये खबर चली एशिया ऑयल डिपेंडेंसी एंड सप्लाई क्राइसिस विजुअलाइजेशन, और इसमें बताया गया कि भारत के पास, हर एक देश का बताया गया, और इसमें भारत के पास सिर्फ 9 दिन का जो है क्रूड ऑयल है, पेट्रोल, डीजल और गैस जो है सिर्फ 9 दिन का है। इसके बाद से एक खबर चली कि देश में फिर लगेगा लॉकडाउन, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। इस तरह की खबर चला चलाकर भारत में उन लोगों को उकसाया जा रहा है, उन लोगों को पैनिक क्रिएट किया जा रहा है जो उस तरीके से चीजों को नहीं समझ पाते। यानी कि जो खबर देखते हैं उस खबर पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद पैनिक क्रिएट कर देते हैं। और आजकल पेट्रोल पंप से लेके गैस की एजेंसी पर जाके लंबी लंबी कतारें और लंबी लंबी लाइनें आप देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण है ऐसी खबरें जहां पे एक तरफ आप देख रहे हैं कि 9 दिन के लिए बोला जा रहा है कि सिर्फ 9 दिन के लिए ही बचा हुआ है क्रूड ऑयल, यानी पेट्रोल, डीजल और गैस। इससे क्या होगा? इससे लोगों को जो है आपदा में अवसर ढूंढना है, यानी कि जमाखोरी करनी है, और फिर जब क्राइसिस हो जाएगा तो उसको बड़े दाम में, यानी कि और महंगे दाम में उसको बेचने के लिए इस तरह की जमाखोरी की जा रही है। और दूसरी खबर, ये लोग, कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे हैं, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो इस तरह की खबर फैलाते हैं कि देश में फिर लगेगा लॉकडाउन, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, देश में आ गया बड़ा संकट, फिर होना पड़ेगा घर में कैद। फिर होना पड़ेगा घर में कैद, यानी कि फिर से कोविड-19 कोरोना काल जैसी स्थिति फिर से दोबारा पैदा हो सकती है। यह खबर चलाई गई। भारत की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जिसका नाम है पीआईबी, वो हमेशा फैक्ट चेक करते रहती है, वो बताते रहती है लोगों को कि आप भ्रमित ना हो, ये सारे फेक खबर है, ये सब र्यूमर्स हैं, अफवाह है, इस पर आप सबको ध्यान नहीं देना। लेकिन ये खबर लोगों तक पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण भारत में 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ लोगों तक सही और एक्यूरेट और रिलायबल और ऑथेंटिक खबर पहुंचा पाना सरकार के लिए संभव नहीं है। इसीलिए सरकार की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो ऑथेंटिक खबर है, वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, इन लोगों के लिए क्या सोचते हैं आप जरूर लिखिएगा। तो इसको लेकर जो है सरकार ने जो है एक पीआईबी जो है रिलीज किया, प्रेस रिलीज किया, और उसने बोला है बी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग क्लेम्स रिलेटेड टू द इंडियाज ऑयल रिजर्व सर्कुलेटिंग ऑनलाइन। देखिए इस तरह के जो है ऑनलाइन तरीके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे ये शेयर किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। लोग जो है, मतलब पेट्रोल पंप से जो वीडियो जा रहे हैं, जो गैस एजेंसी से जो वीडियो जा रहे हैं, वो डरा देने वाले हैं। और वो वीडियो अगर किसी के पास जा रहा है तो वो भी डर जा रहा है कि सच में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। और जब इस तरीके से अगर ये प्लेटफॉर्म पे शेयर, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है मिसलीडिंग, इट इज मिसलीडिंग न्यूज, ये मिसलीड कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, रूमर फैला रहा है। सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है बताने के लिए कि आप ऐसी न्यूज में ना पड़े, ऐसी लोगों के जो है चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपको जो है परेशानी हो सकती है। देखिए ना, लॉकडाउन इन इंडिया रूमर कंप्लीटली फॉल्स, गवर्नमेंट ब्रेक साइलेंस अमिड स्पेकुलेशन। सब ये बोल रहे हैं, सारे न्यूज पे चल रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है, फिर जो है कोरोना जैसी स्थिति हो जाएगी। सरकार बार बार ये कह रही है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, हमारे पास पर्याप्त रिसोर्स हैं, और जितनी भी क्राइसिस की जो सिचुएशन है उसको हम मैनेज करने के लिए तैयार हैं। ये जो है ना, आप वीडियो को देखते रहना, अंत में जो है आपको समझाऊंगा मैं कि किस तरीके से सरकार जो है तैयारी कर रखी है। सरकार ने लंबी तैयारी कर रखी है इस संकट से लड़ने के लिए। आप सबको अगर लगता है कि सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है तो आप जो है एक गलत फहमी में जी रहे हैं। सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार है और सरकार इस त्रासदी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब देखिए यहाँ पे ये हरदीप सिंह पुरी हैं, हालांकि ये बहुत चर्चा में रहे, एप्स्टीन फाइल में इनका नाम है, उसकी वजह से काफी चर्चा में रहे पिछले 2-4 महीनों में। लेकिन ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं भारत के, और पेट्रोलियम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने बोला है कि भारत में किसी भी तरह का जो है कोई भी लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। रूमर्स ऑफ अ लॉकडाउन इन इंडिया आर कंप्लीटली फॉल्स। ये बोल दिया है किसने? हरदीप सिंह पुरी, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, जो कि सर्वे सर्वा है हमारे देश में जो भी फ्यूल का जो प्रोडक्शन होता है उन सबको रेगुलेट करने का काम जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करती है, और उसके जो है हेड जो है हरदीप सिंह पुरी है। और वो जब ये बात कह रहे हैं, यानी कि ये बात सही है। यहां पे देखिए यूथ के बीच मोदी सरकार का जो है बड़ा फैसला क्या है? ये जो है न्यूज जो है ना, सच में बता रहा हूं, कांग्रेसी और जो वामपंथी लोग हैं, जो लिबरल जो एक तरीके से विचार रखते हैं, उनको जो है हैरान कर देने वाली है। जो मोदी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और वो मौका खोजते हैं कि भाई किस तरीके से मोदी सरकार के ऊपर एक लांछन लगाया जाए, एक जो है आरोप लगाया जाए, प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए, उनके लिए जो है पेट में दर्द देने वाली खबर है। आज की खबर है, हो सकता है आज की रात जो है मेडिकल स्टोर पे बर्नॉल की बिक्री जो है वो काफी बढ़ जाएगी, यानी कि बर्नॉल के सेल काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि सरकार ने एक मेजर डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया, यानी कि 13 से 3 पर कर दिया है पेट्रोल पे, और डीजल पे कर दिया 10 से 0।
ये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, यानी कि सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जो मैं बताता हूं हमेशा कि मैं सही खबर देता हूं, ये जो सस्ता हुआ है पेट्रोल और डीजल, ये आप सबके लिए नहीं बने कि आप जिस रेट पे पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं उसी रेट पे जो है पेट्रोल डीजल खरीदेंगे। ये जो सस्ता हुआ है ये पेट्रोलियम कंपनीज के लिए हुआ है, यानी कि जो एक्साइज ड्यूटी देते हैं। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या है कि सेल पे, प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लगाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जब आप किसी चीज का सेल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस पर सरकार एक तरह का कर लगाती है, टैक्स लगाती है, जिसको हम लोग एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। और ये एक्साइज ड्यूटी है जो है उसको फ्यूल प्रोडक्शन जो कंपनीज हैं उनके ऊपर जो है कम कर दिया गया है, 13 से 3 और यहां पे 10 से 0। ये सरकार का एक बड़ा फैसला है जो कि आ जाए। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे दुनिया में अभी संकट है, लेकिन सरकार जो है यहां पे हर जोर कोशिश कर रही है ताकि भारत के लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। अब एक और महत्वपूर्ण बता रहा हूं आपको बात, कंपेयर कर लीजिए। यहां पे भारत का कंपैरिजन मैं पाकिस्तान से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में 300 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, 400 रुपए वहां पे डीजल है। इस तरह का रेट 300 से 400 के बीच में जो है वहां पे रेट चल रहे हैं। लेकिन भारत का तुलना आप जर्मनी से, यूके से, फ्रांस से, स्पेन से, अगर इटली से करें तो भारत में सिर्फ 101 रुपए यानी कि 100-105 रुपए के आसपास जो है पेट्रोल डीजल है। अलग अलग स्टेट में इसको वेरी करता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होती है वो भी इस पर जो है कर लगाती है, टैक्स लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। यानी कि अगर रफ एवरेज अगर देखा जाए भारत में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं या डीजल के प्राइसेस हैं वो 101 रुपए है। लेकिन बाकी सारे देशों में आप देखें तो ये इस तरह के जो है रेट आपको देखने को मिलेंगे। कारण क्या है, अगर सही मायने में अगर आप देखें जिस तरीके से अभी स्थिति पैदा हो चुकी है, ग्लोबल संकट यानी कि वैश्विक स्तर पर आपदा पड़ी है, उसके हिसाब से अगर रेट जो होना चाहिए वो लगभग 150 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 150 रुपए प्रति लीटर। यानी कि यहां पे सरकार को किसी ना किसी तरीके से नुकसान हो रहा है। अब इसका जो आप कयास लगा सकते हैं कि आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके वजह से ये होने वाला है, सरकार जो है रेट नहीं बढ़ा रही है, या फिर कुछ समय पहले यानी कि पिछले 10 साल पहले अगर आप चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं तो उस समय जो हम तेल लेते थे वो $60 प्रति बैरल जो है हम तेल लेते थे, $60 प्रति बैरल। अभी जो है ये लगभग $110 प्रति बैरल हो गया। लेकिन इसके बाद भी सरकार जो है तेल नहीं बढ़ा रही। क्यों? क्योंकि लंबे समय से सरकार ने जो है लंबा टैक्स कमाया, बहुत ज्यादा टैक्स कमाया, बहुत ज्यादा टैक्स कमाया सरकार ने। इस बात को ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं कि सरकार को अभी नुकसान हो रहा है, अभी नुकसान हो रहा है और ये नुकसान लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा उसके 2-4 महीने बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन पिछले 10 साल में सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स कमाया, क्योंकि उस समय $60 प्रति बैरल तेल था, तब भी हमसे 100 रुपए लिया जा रहा था। और अभी जो है $110 प्रति बैरल है, तब भी जो है हमसे सरकार 101 रुपए ले रही है। यानी कि उस समय का जो पैसा सरकार ने इकट्ठा कर रखा था उसी पैसे का इस्तेमाल करके अभी जो है सरकार मैनेज करने की कोशिश कर रही है। और इसका भार यानी कि ग्लोबल जो संकट आया है इसका भार आम आदमी पे ना पड़े, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। शायद यही कारण है कि भारत में तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। बाकी सारे देशों से आप कंपैरिजन कर लेंगे तो हर एक देश में जो है तेल के दाम बढ़े, लेकिन भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े। अब देखो, भारत में जो है कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। भारत में पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं रिफाइनरी होती है और सबसे बड़ी रिफाइनरी कहीं है तो वो है जामनगर रिफाइनरी। आप कंपैरिजन कर लीजिए, ये इंडिया है, ये वेनेजुएला है, 2 नंबर पे आएगा। ये एसके एनर्जी जो है, ये एसके एनर्जी है, ये जो है रुयंस रिफाइनरी है। ये अलग अलग जो है देश के जो है आप यहाँ पे देख लेंगे, है ना। ये जो है यूएसए का है, ये यूएसए का है, ये सऊदी अरेबिया का है, साउथ कोरिया का है, ये यूएई का है, ये वेनेजुएला का है, ये साउथ कोरिया का है। तो अलग अलग देश में क्या है देख रहे हैं आप, रिफाइनरीज है। लेकिन सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो जामनगर रिफाइनरी। यानी कि भारत के पास अपार संभावनाएं हैं, भारत के पास अपार संभावनाएं हैं और भारत जो है अपनी फुल पोटेंशियल, फुल कैपेसिटी के साथ जो क्रूड ऑयल है उसकी रिफाइनिंग करके जो है लोगों तक पहुंचा भी रहा है। लेकिन बात वही है कि भारत में मूर्खों की कमी नहीं है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। ये पेट्रोल पंप है और यहां पे हजारों लोग जो है लाइन लगाए हुए हैं, हजारों लोग लाइन लगाए हुए हैं। ऐसा बात नहीं है कि भारत में जो पेट्रोल की सप्लाई जो पहले हो रही थी अभी भी वही हो रही है। लेकिन पहले मैं बोल रहा हूं कि पहले 10,000 लीटर, मान लो पहले 10,000 लीटर जो है सप्लाई हो रही थी किसी छोटे से जिले में, वहां पे 10,000 लीटर की जगह पे अचानक 30,000 लीटर का जो है डिमांड बढ़ गया, 30,000 लीटर का जो है डिमांड हो गया। यानी कि सप्लाई पहले जितना हो रही थी उतना ही अभी भी हो रही है, लेकिन डिमांड अचानक से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले लोग 1 लीटर पेट्रोल डलवाते थे ना, वहां पे 1 लीटर की जगह पे आप कह रहे हैं कि फुल टंकी कर दो। लोग घर से गैलन लेके जा रहे हैं और फुल टंकी जो है तेल जो है ले रहे हैं और लंबी लाइनें लगा दे रहे हैं। और जब ये लंबी लाइन वाली तस्वीर लोगों के पास जाती है, आम लोगों के पास जाती है, तो ये एक पैनिक क्रिएट करती है। तस्वीर देखकर लोग ये सोचते हैं कि सारे लोग जब पेट्रोल इकट्ठा कर रहे हैं, डीजल इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं भी जाके लाइन में लगता हूं और मैं भी इकट्ठा करके घर में रखूंगा, मैं भी जाके जो है लाइन में लग जाता हूं, मैं भी 4 सिलेंडर लाके घर में रख दूंगा। तो इस तरीके से पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। और ये मूर्ख लोग, मैं मूर्ख इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लोग विश्वास कर लेते हैं र्यूमर्स पे, ये लोग विश्वास कर लेते हैं किस पे? अफवाह पे। देखो, आपको जो है विश्वास करना है सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक खबरों पे। आधिकारिक यानी कि जो ऑफिशियल जो न्यूज आती है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप किसी ना किसी तरीके से मूर्खता के शिकार हो रहे हैं। ध्यान से रखिए इस बात को। फिर यहां पे आप देखिए लॉन्ग क्यू सीन एट फ्यूल पंप्स इन मध्य प्रदेश, मतलब हर एक स्टेट का यही हाल है। फिर यहां पे देखिए पीपल थ्रोंग पेट्रोल पंप्स इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर एक स्टेट का यही हाल है। हर जगह जो है आपको लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी।
कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि सीसीपी यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसको जो है इस समय एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एलपीजी के दाम नहीं बढ़े हैं, यानी कि जो अधिकार ब्लैक में बढ़े हैं, जो कालाबाजारी लोग करके बेच रहे हैं वो लोग जो है जाहिर सी बात है 1000 रुपए का सिलेंडर उसको 2000 में बेच रहे हैं, 4000 में बेच रहे हैं। लेकिन जो एजेंसी से जो हमें गैस मिल रहा है या फिर पेट्रोल पंप से जो तेल मिल रहा है, वहां पे जो नॉर्मल रेट है वही रेट पे जो है हमें तेल मिल रहा है। आप सबने जो है अगर बुकिंग की होगी गैस सिलेंडर की तो आप सबको पता होगा कि आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया, जो बुकिंग अमाउंट है वही आपको पे करना पड़ा होगा, 1000-1100 रुपए, 1200 रुपए मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन सरकार ने एक सीसीपीए जो अथॉरिटी है उसने गाइडलाइन इशू कर दिया। उसने क्या कहा है कि नो होटल और रेस्टोरेंट कैन लेवाई एडिशनल एलपीजी चार्ज, गैस चार्ज बाय डिफॉल्ट और ऑटोमेटिकली इन द बिल गवर्नमेंट वांट्स। बहुत सारी जगह पे हमने देखा कि भाई गैस के दाम बढ़ाने के नाम पर रेस्टोरेंट वालों ने, बहुत सारे हॉस्टल्स में, बहुत सारे मेस वालों ने फूड के प्राइसेस बढ़ा दिया। अब इसको लेकर जो है सरकार ने चेतावनी दे दी कि अगर इस तरह के आप काम करेंगे तो सरकार आपसे बहुत बड़ा एक्शन लेगी। और ये डिजिटल मीडिया कंज्यूमर अफेयर यानी कि जो कहती है कि जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर अवेयरनेस का काम करती है, और ये कंज्यूमर अथॉरिटी की तरफ से जो है ये न्यूज आया है। और ये कब की न्यूज है? 26 मार्च, आज की न्यूज है। फिर आप देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की थी, ये टाइम्स नाउ में आई है। सेंटर्स एडवाइजरी टू होटल्स रेस्टोरेंट, डोंट ऐड एलपीजी चार्ज, गैस सरचार्ज ऑटोमेटिकली इन बिल्स। हर जगह जो है ये न्यूज चल रहा है। फिर आप देखिए न्यूज़पेपर में यहाँ पे एलपीजी चार्ज नॉट लीगल विल इनवाइट एक्शन। एक्शन होगा। एलपीजी चार्ज अगर आप लगा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए, इसलिए हम जो है एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। अगर इस तरह का आप कहीं भी देख रहे हैं, आप तुरंत जो है जो हेल्पलाइन नंबर है कंज्यूमर अफेयर का, उस पर आप फोन करके जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कि इस तरह के चार्जेस आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी मेस में इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल रही है, तो ये सीसीपीए ने क्लियर कर दिया है। सीसीपीए ने चेताया होटल और रेस्टोरेंट बिल में एलपीजी चार्ज व फ्यूल चार्ज नहीं जोड़े जाएंगे। ये साफ और क्लियर बात है। प्रभात खबर मतलब पूरे न्यूज़पेपर में देखो, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सरकार हर वो कोशिश कर रही है ताकि आपके पास जो है सही जानकारी जाए, लेकिन आप लोग जो है ये पढ़ते नहीं है। अगर आप ये लोग न्यूज पढ़ेंगे ना तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन वीडियोस बनाकर बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि भारत में लॉकडाउन लगने वाला है, भारत में जो है तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, गैस के दाम बढ़ने वाले हैं। देखो ब्लैक में जो बेच रहे हैं उनको जो है सरकार एक्शन भी ले रही है, और बहुत जगह पे जो है रेड भी पड़ रहा है, बहुत जगह रेड पड़ रहा है, वहां पे जो है सील की जा रही है। लोगों के घर में बहुत सारे जहां पे पकड़े जा रहे हैं ना, वह जगह को सील कर दिया जा रहा है, रेड डाले जा रहे हैं सरकार की तरफ से, पुलिस जो अथॉरिटी है हमारी प्रशासन की तरफ से, है ना। तो वो जो है चीजें जो है ऐसे लोगों से हमें बचना है। अब देखो यही जो कुछ लोग है ना, इनकी वजह से जो है चाइना से हमें तेल लेना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तेल कैसा ले रहे हैं चाइना से? एडिबल ऑयल, जो खाने वाला जो तेल होता है, एक तो सर जो हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल डीजल, उसका पर्पज अलग है, लेकिन जो खाने जो एडिबल ऑयल है वो जो है हम चाइना से जो है इंपोर्ट करने वाले हैं। ये आज की खबर है, ध्यान से देखिए। इंडिया आइज चाइना फॉर एडिबल ऑयल सप्लाईज टू रेन इन प्राइसेस। आप सबको पता होगा कि जैसे ही ये खबर फैल रही है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोग जो है अब एडिबल ऑयल भी ज्यादा परचेज कर रहे हैं, यानी एडिबल ऑयल परचेज करके घर में रखना है। अब भारत को देखना पड़ेगा कि भारत और कहां से जो है तेल खरीद सकता है, खाने वाला तेल, क्योंकि उसकी क्राइसिस हो जाएगी तो और बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और क्राइसिस क्यों होंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग होर्डिंग कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं। तो सरकार जो है एक तरफ चाइना की तरफ भी देख रही है। अब यही चाइना वो है, ध्यान रखो ना, यही वो चाइना जिसको हम लोग बॉयकॉट करने की बात करते हैं। लेकिन देखो चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना ने अपने आप को खड़ा किया है हर मामले में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, लेबर में, है ना। सबसे सस्ता लेबर है वहां पे, वहां का जो भी प्रोडक्ट बनता है बहुत चीप होता है। तो चाइना को आप किसी मामले में बीट नहीं कर सकते, ये हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन उनको हम बीट कर सकते हैं आने वाले कुछ साल में, जब सबने जो है अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन भारत के लोग क्या कर रहे हैं? पैनिक क्रिएट कर रही है। पैनिक क्रिएट करना आप बंद करें, और जो सामान्य जो स्थिति जो पहले से चली आ रही थी उसी के अकॉर्डिंग जो है आप कोई भी चीज की खरीदारी करें, नहीं तो ये जो है परिस्थितियां और जो है विपरीत हो सकती है आने वाले समय में। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण खबर क्या है, ये जो भारत का जो रुपया है, हमारा जो हमारी करेंसी है, जो हमारी मुद्रा है, ये लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। जंग क्यों लड़ रहा है? ये देखिए आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। आज 27 जनवरी है। 27 जनवरी को सुबह में 4:30 बजे और 5:30 बजे, सिर्फ इतनी देर में 94.27 रुपीज और 94.46 रुपीज, यानी कि बहुत ही कुछ घंटों में ही रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर होता जा रहा है। नहीं कि $1 की जो वैल्यू है वो लगभग अब 95 रुपए होने वाली है। ये जो है आप देखें, यहाँ पे न्यूज देखें, यूएस डॉलर हिट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 94.53। ये 94.53 हो गया है कितने बजे? लगभग जो है 5:30 बजे जो है 94.53 हो गया, यानी 95 रुपए हो गया है, होने वाला है। अगेंस्ट इंडियन रूपी फॉल्स ड्यू टू वॉर सिचुएशन एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड फॉर डॉलर। देखो ये सारा जो है डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जो डॉलर और रुपी का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक होता है एप्रिसिएशन, यानी वैल्यू को बढ़ जाना, उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। जब वैल्यू गिर जाती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जब रुपए की जो वैल्यू गिर रही है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसमें एक मेजर जो फैक्टर है वो डिमांड एंड सप्लाई का है। देखो आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी ट्रेड होते हैं, जो हमारी ग्लोबल करेंसी है वो है यूएस डॉलर। अगर आप कंपैरिजन करें ना लंबे समय में, इन लेस देन अ ईयर द रूपी हैज स्लाइड फ्रॉम 85 to 90 पर डॉलर।
बहुत कम समय में ना 80 रुपए था, कुछ समय पहले ही 1-2 महीने पहले जो है 80 रुपए था, और अचानक 80 से जो है अब 90 हो गया, 90 से 95 हो गया। यानी कि इसकी देखो, वीडियो तो काफी लंबा हो रहा है, तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता कि डॉलर का जो है, डॉलर के मुकाबले भारत का जो रुपया वो कमजोर क्यों हो रहा है। 95 रुपए हम कैसे पहुंच गए? जब मनमोहन सिंह की सरकार शुरू हुई थी जब, उस समय 49 रुपए थे, ऐसा कहा जा रहा है। ये देखो, कांग्रेस जो है अपने तरफ से पूरा एक इसके खिलाफ जो है एक तरीके से जंग छेड़ दी है कि भारत का रुपया इतना कमजोर क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि क्या कारण है कि भाई भारत का रुपया कमजोर होता जा रहा है, दूसरे देश का करेंसी नहीं गिरता, लेकिन भारत का करेंसी इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है। ये कब कहते थे प्रधानमंत्री? 2014 के पहले जब चुनाव में वो जाते थे भाषण देने के लिए, तो उस समय नरेंद्र मोदी एकमात्र जो है ये बात कहते थे। अब उसी को याद दिला रहा है कांग्रेस। वो कह रहा है कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी उस समय 49 रुपए था, और अभी जो है ये 82 नहीं 95 रुपए होने वाला है। तो इसको लेकर जो है सरकार को जो है क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है कांग्रेस। और देखो, भारत की इकोनॉमी के लिए भी अगर बात कर रहे हैं तो ये बहुत खतरे की संकेत है। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो कमेंट में, अगर आपको चाहिए कि भाई सर समझना है हमें कि भाई ये रुपया और डॉलर काम कैसे करता है। क्या सर, हमारे एक समय ऐसा था भारत में, मैं आपको बता दूं, एक समय ऐसा था जब $1 1 रुपए के बराबर था। आज $1 जो है 95 रुपए के बराबर है, 95 रुपए के बराबर। तो ये स्थिति कैसे पैदा हुई? 75 सालों में हमने ऐसे क्या क्या काम किए, क्या क्या हमसे गलतियां हुई जिसकी वजह से ये चीजें हुई, या फिर हमारी कोई गलती नहीं है और ये इकोनॉमिक्स का सारा खेल है। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से इसको बेहतर तरीके से समझा सकता हूं मैं आपको। डिमांड कीजिए कमेंट में, अगले वीडियो में जो है मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपके साथ क्लियर कर दूंगा। देखिए ना, वाई द रुपी इज सिंकिंग, बहुत सारे आर्टिकल्स डेली आ रहे हैं कि रुपी जो है वो क्यों जो है गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मैं 48 घंटे की आपको मोहलत देता हूं, 48 घंटे में अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे, 48 घंटे में आप हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हम आपके एनर्जी सेक्टर्स जो है, एनर्जी पॉइंट्स जो है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर 48 घंटे के बाद फिर 5 दिन का जो है मोहलत, 48 घंटे में कुछ हुआ नहीं, ईरान ने घुटने नहीं टेके, ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान ने किसी तरह का जो है बात नहीं की डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिका से। इसके बाद से अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास जो है दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने बोला कि ठीक है 5 दिन की मोहलत देता हूं। तो पहले से 48 घंटे की मोहलत दिया, फिर 5 घंटे की मोहलत दिया, और अभी जो है लगभग 10 दिन का मोहलत दिया। कितना? 10 दिन, यहां पे लिखो ना 10 दिन, यानी कि 6 अप्रैल 2026 को 8 बजे तक, यानी 8 बजे रात तक जो है मोहलत दी गई है ईरान को कि भाई इतने समय में आप सबको क्या करना है, सरेंडर करना है। जो पॉइंट्स हम बोल रहे हैं, यानी कि जो पॉइंट्स अमेरिका बोल रहा है, अगर आप इससे एग्री नहीं करते हैं तो इस तारीख के बाद हम आपके साथ जो करेंगे इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। ये अमेरिका ने खुली चेतावनी दे दी है। अब देखो, इसके पीछे की एक लंबी कहानी है। अगर आप समझ रहे होंगे तो आप बेहतर तरीके से जान रहे होंगे कि पहले 48 घंटे की चेतावनी देना, फिर 5 घंटे की चेतावनी देना, और फिर अभी 10 दिन की चेतावनी देना। यानी कि देखो, ईरान किसी भी मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। याद, मुझे ऐसे एक प्रसंग याद आता है, या आपने अगर देखा होगा महाभारत, उसमें कैरेक्टर है शिशुपाल और एक कैरेक्टर है कृष्ण भगवान। तो उसमें क्या कैरेक्टर होगा तो आपको जरूर, अगर आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि शिशुपाल की कितनी गलतियों को माफ किया कृष्ण ने, लेकिन वो सारी गलतियों का पाप जब भर गया तो उसके बाद जो उन्होंने किया, कृष्ण भगवान ने जो किया वो सब हम जानते हैं। तो इसीलिए शायद ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप टाइम दे रहे हैं और टाइम देने के पीछे अपनी एक तैयारी कर रहा है। देखो, 2 चीजें हो सकती है, या तो वो सच में टाइम दे रहा है, या फिर दूसरा चीज ये है कि भाई टाइम देने के पीछे वो अपनी तैयारी कर रहा है, रणनीति बना रहा है, और मजबूत तरीके से जो है अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि दुनिया को ये दिखा सके हमने तो मौका दिया था कि भाई आप लोग सरेंडर कर दीजिए, लेकिन ये लोग नहीं माने तो हमें अटैक करना पड़ा। यानी कि हो सकता है कि 10 अप्रैल के बाद या तो ये युद्ध बहुत बड़ा बढ़ेगा, मतलब विस्फोटक हो जाएगा, बड़े मास लेवल पे जाएगा, और मास डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है 10 अप्रैल के बाद, या फिर पूरी तरीके से ये युद्ध खत्म हो जाएगा। 2 चीजें ही हो सकती हैं। इतने लंबे समय में ये डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहा है, और जो ये कह रहा है कि भाई मैं बातचीत कर रहा हूं, बातचीत हो रही है, तो बातचीत तो लंबे समय से हो रही थी। ईरान के साथ पिछले साल भी बातचीत हो रही थी, ईरान के साथ ये युद्ध शुरू होने के पहले, यानी कि फरवरी में भी, 28 फरवरी के पहले भी बातचीत हो रही थी, लेकिन उसका अंजाम जो है ईरान ने भुगता कि अचानक जो है अटैक हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। देखो, ईरान के साथ सिर्फ 2 दिक्कत है। 2 दिक्कत क्या है? 2 दिक्कत, पहली दिक्कत यह है कि लंबी दूरी की मिसाइल जो भारत तक पहुंच सकती है उसके पास है। ये ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो ईरान से भारत तक की दूरी तय कर सकती हैं। और दूसरा क्या है कि 11 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम है उसके पास। ये जो 2 चीजें हैं ना, ये 2 चीजें हैं, यही खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए और खास करके इजराइल के लिए। इजराइल के लिए सबसे बड़ी घंटी क्या है, खतरे की घंटी क्या है? ये 2 चीजें। अगर ये 2 चीजें अगर नहीं होंगी तो हो सकता है आने वाले समय में जो है सुलह हो जाए, समझौता हो जाए और ये युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन ये 2 चीजें जो हैं, यही जो है इस युद्ध को आगे बढ़ा रही हैं और इस युद्ध में घी डालने का काम कर रही हैं। और इजराइल के लिए ये दोनों चीज खतरे की, क्योंकि उसके लिए एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, और एग्जिस्टेंस जब तक ये 2 चीजें हैं ईरान के पास, उसकी एग्जिस्टेंस जो है हमेशा खतरे में रहेगी। क्योंकि भारत, उसके पास अगर ऐसी मिसाइल है कि जो इतना लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो भारत तक पहुंच सकती है, तो जब भारत तक पहुंच सकती है तो वो इजराइल तक जा सकती है, अमेरिका तक जा सकती है। आपने देखा कि डियोगो गार्सिया तक जो है वो दावा कर रहे थे कि भाई हमने अटैक किया है।
फिर ये 11 परमाणु बम बनाने का मतलब क्या होता है? देखो, परमाणु बम तो चलो इजराइल के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन परमाणु बम अगर इनके पास बन गया तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लिए भी और साथ साथ इजराइल के लिए भी और बहुत सारे देशों के लिए खतरा बन सकता है ईरान। ये दो चीजें जो है ये सबको परेशान कर रही हैं। लेकिन इसी बीच ईरान ने बड़ा दाव खेला है। जंग के बीच जो है हर दिन 1200 करोड़ रुपए कमा रहा है, हर दिन 1200 करोड़ रुपए। और कैसे कर रहा है इसकी कहानी आपको बताऊं तो आप जानकर जो है हैरान हो जाएंगे। मतलब इसकी कहानी इतनी रोचक है कि हर दिन 1200 करोड़ रुपए कैसे कमा रहा है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो सी पास हो रहे हैं उनसे पैसा ले रहा है? दोस्तों, आप सबको पता होगा कि मैंने बताया था अपने पिछले वीडियोस में, खबर आई थी कि उसने बोला है कि चाइना के युआन करेंसी में जो पेमेंट करेंगे उनको ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम पास करने देंगे। फिर ये खबर चली कि भारत के बहुत सारे शिप्स, बहुत सारे कंटेनर, बहुत सारे जो है कैरियर्स जो है वो भारत में आए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके, और ये खबर फैलाई गई कि भारत ने भी युआन करेंसी में पेमेंट किया गया। लेकिन ये खबर झूठी निकली। 1200 करोड़ रुपए तो कमा रहा है प्रतिदिन, हर दिन ईरान, और इन पैसों का इस्तेमाल कर रहा है अपनी मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग करने में। समझ में आ रही बात? इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण खबर आज की ये आई है, यूएस एम्बेसी ने एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट आज की है 27 मार्च की है। और ये क्या कहा जा रहा है इस यूएस एम्बेसी के ट्वीट में कि भारत और अमेरिका दोस्त हैं। देखो दोस्तों, अमेरिका भारत को छोड़ नहीं सकता। ये अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। दुनिया का, पूरी दुनिया का, सिर्फ मतलब एशिया या फिर एशिया कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कहीं मार्केट है तो वो है भारत। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा मार्केट है भारत, और उसका भी अपना एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि भाई भारत अगर हमारे साथ रहता है तो एक बढ़िया मौका है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। मार्केट है हमारे पास। तो यहां पे जो है ट्रंप और अमेरिका जो है चाटुकारिता कर रहा है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी को कह रहा है कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और देखो, यही ट्रंप है जो हमेशा नरेंद्र मोदी की एक तरीके से बदनामी करता है, मजाक उड़ाता है कि भाई हमने युद्ध रुकवा दिया, या फिर मैं नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाए। बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं, भारत के ऊपर बहुत सारे टैरिफ भी लगाए, बहुत सारी चीजें की अमेरिका ने, ट्रंप ने पिछले 1 साल में 2 साल में, आपने देखा। लेकिन अभी जो यूएस एम्बेसी की तरफ से ये ट्वीट आ रहा है और कहा जा रहा है कि भाई मेरा रिलेशनशिप मोदी के साथ बहुत अच्छा है, मेरा रिलेशनशिप भारत के साथ बहुत अच्छा है, हम दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरह का जो है खबर आना ये दिखाता है कि अमेरिका भारत को छोड़ नहीं सकता। ये अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि भारत जैसा मार्केट उनको कभी मिलेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, एक ये खबर जाते जाते मैं आपके साथ छोड़ जाता हूं कि नेपाल में नई गवर्नमेंट बन चुकी है और नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन चुका है ये व्यक्ति। और इस व्यक्ति ने एक ऐसा काम किया है जिसके बारे में सच में आज चर्चा होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि नेपाल में हुआ था जेनजी एक तरीके से रिवोल्ट हुआ था। जेनजी लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, विद्रोह किया सरकार के खिलाफ, और वहां की सरकार गिर गई। वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको भागना पड़ा। फिर जो है सुशीला कार्की वहां की जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी और उनके नेतृत्व में वहां पे चुनाव हुआ। अब जो है बालेन शाह जो है वहां पे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन देखो, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि बालेन शाह वहां के प्रधानमंत्री बने। महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी मिनिस्टर बने हुए हैं वहां पे, यानी कि उन्होंने अपना जो मंत्रिमंडल चुना है वो काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ किस मामले में है? इन सारे जो लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर बनाए गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, उन सब की आप एज देख लीजिए एक बार। 36 साल, 51 साल, 38, 47, 35, 44, 46, 29, 38, 43, 32, 30, 30, 34, 30, यानी कि जो एवरेज एज है, एवरेज औसतन जो उम्र है इन सारे कैबिनेट मिनिस्टर की, वो लगभग 30 से 32 साल है। ये सच में दिखा रहा है कि जेनजी जो रिवोल्ट हुआ नेपाल में, जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसका रिजल्ट इस पिक्चर में हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका एनालिसिस हम अगले वीडियो में करेंगे कि क्या आप भारत में भी इस तरह का आप कैबिनेट देखना चाहते हैं। कैबिनेट की बात कर रहा हूं, जेनजी रिवोल्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप देखना चाहते हैं जहां पे भारत का आप मंत्रिमंडल देखें, जहां पे बहुत सारे आपको युवा देखने को मिले। युवा कहने का मतलब ये नहीं है कि 12, 15, 18, 20 साल के। युवा कहने का मतलब ये कि 40 साल के एज ग्रुप, जो 40 साल का जो हमारा एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप के अगर मिनिस्टर अगर सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं तो उस समय भारत का नेतृत्व कैसा होगा, भारत जो है किस दिशा में आगे बढ़ेगा। या मान लो कि अगर भारत का कैबिनेट या फिर किसी भी राज्य सरकार का जो कैबिनेट है, अगर उसमें इस तरह के युवा अगर मंत्री बनते हैं, युवा प्रधानमंत्री या फिर युवा मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उस समय भारत की दशा और दिशा कैसी होगी, उस समय उस राज्य की दिशा और दशा कैसी होगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि नेपाल ने ऐसा करके दिखाया है कि भाई 30 साल के एवरेज जो है, सिर्फ 30 साल के जो है मिनिस्टर वहां पे बनाए गए हैं। ये काबिले तारीफ की बात है, क्योंकि यूथ जो है वो नेशन को एक दशा और दिशा देता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।